अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख खान और आप देख रहे हैं डम्बल डिमांड। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हमने दुनिया भर की न जाने कितनी सारी ऐसी करेंसीज हैं जिनके बारे में सुना है और उनको इस्तेमाल भी किया है। जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान की INR यानी इंडियन रुपीस, सऊदी अरेबिया की सऊदी रियाल, अमेरिका की US डॉलर वगैरह वगैरह। दुनिया भर के तमाम मुल्कों के पास अपनी अपनी करेंसी है। हर मुल्क की गवर्नमेंट अपनी अपनी करेंसी को खुद कंट्रोल करती है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी मुल्क की करेंसी बहुत ज्यादा ऊपर है तो किसी मुल्क की करेंसी बहुत ज्यादा डाउन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक करेंसी ऐसी भी है जिसे दुनिया भर की कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं करती, जी हाँ, उसे हम हाथ भी नहीं लगा सकते और उसे हम नोट या सिक्कों की तरह अपनी जेब में भी नहीं रख सकते। उसके लिए ना तो कोई बैंक है और ना ही किसी ATM से उसे निकाला जाए। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, किस तरह से ये वजूद में आई, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट इसे कंट्रोल क्यों नहीं करती। बहुत ही आसान अल्फाजों में आपको समझाने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर मैं क्रिप्टो करेंसी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी किसी असली नोट या सिक्के जैसी नहीं होती। ये सिर्फ डिजिटल होती है और इसे हाथ नहीं लगाया जा सकता। क्रिप्टो यानी सीक्रेट, करेंसी यानी जिससे आप कुछ खरीद सकें, फिर चाहे वो सर्विस हो या कोई चीज। नॉर्मल अल्फाजों में कहूँ तो ये पब्लिक की करेंसी है, इसीलिए इसे पब्लिक ही मैनेज करती है, इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है और इसीलिए इसमें दुनिया का कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक की खुद बनाई हुई करेंसी है। इससे आप खरीदारी भी कर सकते हैं और इसे आप दुनिया के किसी भी कोने में बड़े आराम से भेज सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से बड़े आराम से रिसीव भी कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर मैं यहाँ से इंडिया से अमेरिका पैसे भेजूंगा तो यहाँ से इंडियन रुपीज जाएगा और वहां पर जिसको रिसीव होगा उसको डॉलर के फॉर्म में पैसे रिसीव होंगे, डॉलर की शक्ल में पैसे रिसीव होंगे, है ना। इसके चक्कर में तकरीबन एक हफ्ता भी लग सकता है। यहाँ से पैसे मैंने ट्रांसफर किए, वहां तक पहुंचने में तकरीबन हफ्ता भर लग सकता है। इसके साथ साथ बैंक चार्ज वगैरह भी काटेंगे, क्योंकि करेंसी चेंज करेंगे तो चार्ज भी कटेंगे। और मुझे नुकसान भी हो सकता है क्योंकि डॉलर ज्यादा है और रुपया कम है, तो मुझे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इंडिया से क्रिप्टो करेंसी अमेरिका भेजूंगा तो बिल्कुल सेम उतनी ही रिसीव होगी जितनी मैं यहाँ से भेजूंगा और क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में ही रिसीव होगी। ऐसा नहीं है कि अगर उस मुल्क के अंदर कोई और सी करेंसी चलती है तो उसके अंदर वो तब्दील हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ से क्रिप्टो करेंसी भेजूंगा तो दूसरे मुल्क में भी क्रिप्टो करेंसी बड़ा आराम से रिसीव हो जाएगी और विद इन 10 मिनट के अंदर रिसीव हो जाएगी। जी हाँ, जहां पर नॉर्मल करेंसी के अंदर अगर मैं बैंक से ट्रांसफर करता किसी और मुल्क के अंदर तो तकरीबन एक हफ्ता लग सकता था इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर हम दुनिया में किसी भी कोने में अगर करते हैं तो 10 मिनट से कम में ही हमारा काम हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितनी टाइप्स की होती है, कितनी तरह की होती है। वैसे तो दोस्तों फिलहाल अभी मार्केट में 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं, उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा उनके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगीकॉइन, रिपल वगैरह वगैरह। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हमारी मदद करती है। इसके हैक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन करी, आपके पास पैसा आया या आपने पैसा भेजा, यानी क्रिप्टो करेंसी भेजी या आई, तो अब ये ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर स्टोर हो गई। अब इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता और ना ही कोई बदल सकता। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 2 बिटकॉइन है और मैं अपने दोस्त को 3 बिटकॉइन भेज दूं? क्या ऐसा हो सकता है? तो जरा सोच, हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पर तो कोई बैंक ही इन्वॉल्व नहीं है जो मेरा रिकॉर्ड मेंटेन करे कि मेरे पास कितने बिटकॉइन अवेलेबल हैं। अगर मैं 2 की जगह 3 सेंड कर दूं तो क्या मेरे दोस्त को 3 बिटकॉइन रिसीव हो जाएंगे? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे? सुनो पूरी बात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें एक टेक्नोलॉजी और जुड़ी हुई है जिसका नाम है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन का डेटा सिर्फ एक ही कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं हो रहा, बल्कि हजारों कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा रहा है और सैकड़ों लोग इनको स्टोर करने में लगे हुए हैं ताकि कोई गलती ना हो। अगर कोई एक कंप्यूटर गलती करे भी तो बाकी दूसरे कंप्यूटर से उसका डेटा मिसमैच हो जाए और गलती कहाँ हुई है वो पकड़ में आ जाए। सेंट्रलाइज करेंसी यानी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जिसे गवर्नमेंट खुद मैनेज करती है, जिसे गवर्नमेंट खुद चलाती है, उसका सारा डेटा उस मुल्क के बैंक अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। जैसे इंडियन करेंसी, मान लीजिए अगर मैं अपने अकाउंट से अपने दोस्त को 10,000 रुपये ट्रांसफर करता हूं तो मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट जाएंगे और मेरे दोस्त के अकाउंट में 10,000 रुपये रिसीव हो जाएंगे। 10,000 रुपये कटने की इन्फॉर्मेशन मेरे बैंक की पासबुक या मेरे बैंक की स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगी कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए, और वहीं मेरे दोस्त के पास 10,000 रुपये जमा हो जाएंगे और उसकी पासबुक में और स्टेटमेंट के अंदर ये आ जाएगा कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हुए हैं। मेरे पास से 10,000 का बैलेंस कम हो जाएगा और 10,000 रुपये का बैलेंस उधर मेरे दोस्त के पास बढ़ जाएगा।
तो अब जरा गौर करो कि इस चीज का रिकॉर्ड किसने मेंटेन किया। क्योंकि ये सेंट्रलाइज करेंसी है तो बैंक के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो इसलिए बैंक ने रिकॉर्ड को मेंटेन किया कि मेरे पास से 10,000 रुपए गया और फलाना शख्स को रिसीव हो गए, उसका बैलेंस बढ़ गया, मेरा 10,000 रुपए का बैलेंस घट गया। ये रिकॉर्ड किसने रखा? ये रखा बैंक ने। यानी सेंट्रलाइज करेंसी का रिकॉर्ड किसने रखा? बैंक ने। ऐसे ही डिसेंट्रलाइज करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी का सारा डेटा पीयर टू पीयर नेटवर्क रखते हैं। जब कोई क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करता है तो पीयर टू पीयर नेटवर्क की मदद से उसकी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है कि अगर कोई शख्स किसी को 2 बिटकॉइन भेज रहा है तो हकीकत में उसके बाद 2 बिटकॉइन हैं भी या नहीं। जी हाँ, उसकी ब्लॉकचेन को शुरू से लेकर आखिर तक की आज तक की सारी ब्लॉकचेन का डेटा को चेक किया जाता है और पता लगाया जाता है कि हाँ, ये अगर ये शख्स 2 बिटकॉइन किसी को सेंड कर रहा है तो इसके पास हकीकत में 2 बिटकॉइन है भी या नहीं। अगर होते हैं, चेक करने के बाद पता लगता है कि इसके पास 2 बिटकॉइन है और ये किसी को भेज रहा है, तो इसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर दिया जाता है और इसके पास 2 बिटकॉइन कट जाते हैं, फिर दूसरे शख्स को 2 बिटकॉइन रिसीव हो जाते हैं। इसी तरह से उसकी ब्लॉकचेन के अंदर भी एक डेटा को और जोड़ दिया जाता है, यानी 2 बिटकॉइन रिसीव कर दिए जाते हैं दूसरे शख्स के पास। ये सारा प्रोसेस, ये सारा काम चंद मिनटों में हो जाता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ऐसे कंप्यूटर और ऐसे सॉफ्टवेयर करते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी होते हैं। अब जो भी लोग इस तरह की ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं कि कितनी क्रिप्टो करेंसी आई और कितनी चली गई, इसे कहा जाता है माइनर। और इस प्रोसेस की ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करना, इसको कहा जाता है माइनिंग। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि हजारों कंप्यूटर के अंदर अगर क्रिप्टो करेंसी का डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, सेव हो रहा है, तो मेरे पास कितनी क्रिप्टो करेंसी और मेरे पास कितना पैसा है दूसरे लोगों को क्यों पता लगे, हजारों लोगों को क्यों पता लगे? ये तो बात बहुत गलत है। क्योंकि अगर हम सेंट्रलाइज करेंसी की बात करें तो बैंक में जब हम पैसे रखते हैं तो बैंक को पता होता है कि हमारे पास कितना पैसा है, लेकिन किसी और को थोड़ी पता होता है कि हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन यहाँ पे तो हजारों कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, तो हजारों लोगों को पता है कि मेरे पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है और कितना पैसा है। तो ये तो बात बहुत ज्यादा गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सुनो, अब यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल हो रही है जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। जी हाँ, यानी सब कुछ कोडेड है। समझ गए आप? यानी हजारों कंप्यूटर के अंदर जो लाखों करोड़ों क्रिप्टो करेंसी यूजर्स का डेटा रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो सब कोडेड है। कोई इंसान उसे पढ़ ही नहीं सकता। किसी को नहीं पता कि किसके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है, किसके पास कितने पैसे है, कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब है। मेरे पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है, हजारों कंप्यूटर के अंदर उसका रिकॉर्ड है, लेकिन किसी भी इंसान को ये नहीं पता होगा कि मेरे पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है। सिर्फ कंप्यूटर को ही पता होगा, क्योंकि सब कुछ कोडेड है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ही यही होता है कि चीजों को कोड्स में बदल देना, कोड बना देना, जिसे सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ सकता है, इंसान नहीं पढ़ सकता। अब आप में से कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्रिप्टो करेंसी को बना ही क्यों गया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्या ऐसी वजह थी जो इसको बनाया गया? तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे थे जिनको परेशानी थी कि उनके पास कितना पैसा है, इसकी खबर बैंकों को क्यों है, गवर्नमेंट के पास क्यों है। तो क्यों ना ऐसी करेंसी बनाई जाए जिस पर किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही ना हो, किसी बैंक का कोई कंट्रोल ना हो। हमारे पास कितना पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है, हमने कमाया है, तो गवर्नमेंट को क्यों पता हो, बैंक में क्यों पता हो कि हमारे पास कितना पैसा है। इसीलिए हमारे पास कितनी भी क्रिप्टो करेंसी हो, गवर्नमेंट को इसकी खबर ही नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल ही नहीं करती। ये सिर्फ पब्लिक की करेंसी है, पब्लिक ही इसे कंट्रोल करती है। बैंक में अगर आप पैसे रखेंगे तो बैंक को पता होगा कि आपके पास इतने रुपए हैं, बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पता होगा कि आपके पास इतने रुपए हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना पैसा रखेंगे तो बैंक को भी नहीं खबर होगी और गवर्नमेंट को भी नहीं खबर होगी कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ही नहीं, दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। और पूरी दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी सब जगह सेम है, कोई फर्क नहीं। अब सवाल ये भी आता है कि अगर दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं करती तो इसके प्राइस किस तरह से डिसाइड होते हैं, किस तरह से बिटकॉइन इतनी ऊपर चला जाता है और बाकी करेंसी नीचे रह जाती है, किस तरह से बिटकॉइन इतनी ऊपर जाने के बाद इतनी जल्दी से इतनी तेजी से नीचे आ जाता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से प्राइस डिसाइड होते हैं। तो इसके बारे में जो जवाब है, जो क्लैरिफिकेशन है, जो राय है लोगों की, जो नेट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस हिसाब से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं जवाब से। एक बिल्कुल सटीक बात सामने नहीं आ पाती है कि किस वजह से और किस तरीके से इनके प्राइस डिसाइड होते हैं। कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी में पहले से ही डिसाइड होता है कि कितने कॉइन प्रोड्यूस होंगे। अब इनकी भी एक लिमिट होती है, तो शायद इसी वजह से बहुत से लोगों का ये कहना है कि इनके प्राइस को डिसाइड किया जाता है। अगर इनकी डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर चले जाते हैं और अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस नीचे आ जाते हैं। लेकिन ये जवाब मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं करता। तो मुझे ये मेन रीजन नहीं लगता कि प्राइस किस तरह से सेट किए जाते हैं, किस तरह से ऊपर जाते हैं और किस तरह से नीचे आते हैं। अब जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की सप्लाई है 21 मिलियन, यानी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, सिर्फ इतने ही रहेंगे। इसी के अंदर आपको खरीदो फरोख्त करनी है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं और देखें तो 2010 के अंदर बिटकॉइन के जो रेट थे वो सिर्फ 20 रुपए थे, और आज की डेट के अंदर बिटकॉइन के कितने रेट हैं, कितने रुपए का बिटकॉइन है, तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल पर सर्च करिएगा, आपको पता लग जाएगा कि बिटकॉइन में कितना फर्क आ चुका है 2010 से लेकर आज की डेट तक।
तो सवाल निशान मेरी नज़र में यहाँ पर यही खड़ा होता है कि किस तरह से डिसाइड होते हैं क्रिप्टो करेंसी के प्राइस, और किस तरह से ऊपर जाते हैं और किस तरह से नीचे जाते हैं। कोई फिगर है, कोई ऐसी रिपोर्ट है जो बाहर निकल कर आए जिससे पता लगे कि ये वजह थी ज़्यादा इसलिए बिटकॉइन ऊपर गया, ये इसलिए नीचे गया, या कोई और सी करेंसी इसलिए ऊपर गई इसलिए नीचे गई। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है? क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं? तो जी हाँ, फिलहाल कर सकते हैं, फिलहाल लीगल है हमारे हिंदुस्तान में। आगे गवर्नमेंट कुछ करे तो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल आज की डेट के अंदर तो ये लीगल है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं, तो कभी कभी तो मुझे ये गैम्बलिंग यानी जुआ जैसा लगता है। यानी अगर आप फ्यूचर में कभी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएं तो पूरा पैसा कभी भी मत लगाइएगा। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोगों का पैसा डूब जाए। हमेशा उतना पैसा लगाना चाहिए, खासतौर से ऐसी जगहों पर जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकें। पूरा पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा। फिलहाल तो तेल देखो और तेल की धार देखो कि क्या होता है, किस तरह से गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है या इसको सपोर्ट नहीं करती है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, किस तरह से ये वजूद में है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दुनिया भर की कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल क्यों नहीं करती। अगर आपका कोई सवाल है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको इंशाल्लाह जल्द से देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।